का सारथी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की पूजा अर्चना। वनखड़ी महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम धामी ने मेले का किया शुभारंभ। पिछले साल हनुमान जयंती पर हुआ था विवाद, इस बार नहीं दी शिवरात्रि शोभा यात्रा की अनुमति, पुलिस तैनात। विष की उस आंता को शांत करने जहां शिव ने की तपस्या, वहां मध्य रात्रि से अब तक पहुंचे 3 लाख भक्त। हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने लगाई पावन डुबकी, भगवान शिव की ससुराल में उमड़ी भीड़। खत्म हुआ बाबा भक्तों का इंतजार, 25 अप्रैल को खुलेंगे बाबा केदार के कपाट। रात 12 बजे से भोले की जयकारे से गूंजे उत्तराखंड के शिवालय, भक्तों की लगी कतारें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना झा और आप सभी का खबर उत्तराखंड में स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। उनके खिलाफ भवाली थाने में 21 फरवरी को रामगढ़ में वक्फ बोर्ड की 100 नाली जमीन को खुर्द-बुर्द करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। वे अपनी गिरफ्तारी पर रोक हेतु उत्तराखंड हाईकोर्ट आए थे। आपको बता दें कि मामले के अनुसार वक्फ संख्या 610 के सचिव हसमत अली पुत्र मरहूम महफूज अली निवासी गौलापुर काठ गोदाम द्वारा कोतवाली भवाली में शिकायत दर्ज कराई गई थी। अकबर अहमद डंपी साहब ने एक वक्फ बोर्ड से, तब उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड था, राज्य बनने के बाद यहाँ आ गया वक्फ बोर्ड उत्तराखंड, विद द परमिशन ऑफ वक्फ बोर्ड, पावर अटॉर्नी वक्फ बोर्ड द्वारा एक भोहाली रामगढ़ में के पास 100 नाली ज़मीन वक्फ बोर्ड की खरीदी, जिसमें उन्होंने 22 लाख से ऊपर पैसा दिया, कोर्ट फीस लगाई, सेल डीड कराई, प्रॉपर लीगल थी। उसमें एफआईआर लॉन्च कर दी, उसके खिलाफ हम कोर्ट में आए थे। खबर हल्द्वानी से, जहां महाशिवरात्रि पर्व पर शहर से गांव तक शिवालयों में बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालुओं ने बम बम भोले के जयनाद के साथ जल अभिषेक किया। इस दौरान शिव भक्तों ने भगवान शिव को बेलपत्र के साथ दूध, शहद, हल्दी आदि पवित्र सामग्रियों अर्पित कर जल अभिषेक किया। वहीं शिवरात्रि पर्व पर जगह जगह मंदिरों को सजाया गया था। आपको बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त से ही शिवालयों में घंटे बजने लगे थे। इसके बाद दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। शिवालय में ओम नमः शिवाय मंत्र के स्वर गुंजायमान रहे। गौलापार के कुंवरपुर से महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में कलश यात्रा निकाली। दर्शन करने के लिए कब आप आए थे दर्शन करने के लिए? मैं तो सुबह 6 बजे निकल गया था घर से। आज के दिन की महत्ता बहुत रहती है, शिवरात्रि का पर्व हुआ तो इसलिए आ ही जाते हैं, हर साल ही आ जाते हैं। अर्जुन लटवाल। बहुत अच्छा लगा, आज मेरा व्रत भी है, बहुत अच्छा है, अच्छा रहा। सुबह से आए, बहुत भीड़ है, लोगों को देख के बहुत मतलब अनुभव अच्छा लगा। जो देखा वो चीज़ अच्छी लगी। आ रहे हैं लोग, दर्शन कर रहे हैं, बहुत बेटर फील हो रहा है। लोग बहुत बड़ी भीड़ है महाशिवरात्रि के पर्व पे, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके। यहाँ पे ये महत्व है वैसे कि शिव और पार्वती की शादी मानी जाती है, और हम हर साल, ये 4 साल से हम यहाँ पे भंडारा देते हैं माता के नाम का, और बहुत हज़ारों के संख्या में लोग आते हैं और भंडारा के चले जाते हैं। और हम बस, आपका नाम? मेरा नाम रूप किशोर जोशी।
हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ है, अभी हमने दर्शन नहीं किए हैं, अभी फिर से लाइन में लगेंगे। हम एक बार लाइन में लग के वापस आ चुके हैं। तो हम सुबह जल्दी आ गए थे, तो हमने दर्शन तो कर लिए। अभी तो जब हम नीचे आ रहे थे काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही थी यहाँ पे, तो दर्शन कर लिए, अच्छा लगा मंदिर आके। भैया हम सुबह 9 बजे आ गए थे और मंदिर पहुँचने में हमें 10:30 बज गया था, और काफ़ी भीड़ है लेकिन व्यवस्था अच्छी है। अच्छा लगा यहाँ पे आके, भक्ति का सब लोग अपने सुरूर में है भक्ति के, बहुत अच्छा लगा आके, व्यवस्था बहुत बढ़िया यहाँ की। खबर विकासनगर से, जहां महाशिवरात्रि के मौके पर पचवादून के शिव मंदिरों में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। विकासनगर अंतर्गत हरबटपुर, सहसपुर, बाड़वाला, सेलाकुई आदि क्षेत्रों में स्थित मंदिरों में सुबह से ही शिवलिंग पर जल चढ़ाए जाने को लेकर भक्त लाइनों में खड़े होकर अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। वहीं मंदिरों के अंदर हर हर महादेव और जय शिव शंभू का जाप करते और शिव भजनों का भक्तिमय माहौल देखने को मिला। आज शिवरात्रि के पावन शुभ अवसर पर आप सभी को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी भक्त जो है आज भोलेनाथ को जलाभिषेक करते हुए बेलपत्री भगवान को चढ़ाते हैं और भोलेनाथ सबकी जो है मनोकामना पूर्ण करते हैं। माँ पार्वती जी ने भी जो है भगवान शिव शंकर की जो है पूजा की और वर रूप में प्राप्त करने के लिए भगवान की विशेष रूप से पूजा की और भोलेनाथ जो है उन्हें वर रूप में जो है प्राप्त हुए। आज जो है कुंवारी कन्या जो है भोलेनाथ की पूजा करती है तो उन्हें जो है सुयोग्य वर की जो है प्राप्ति होती है। खबर डोईवाला से है, जहां प्रदेश में भी महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाई गई। वहीं कई स्थानों पर सुबह से ही शिव मंदिरों में जलाभिषेक करने वालों की भारी भीड़ जुटी हुई है। तो वहीं प्राचीन लक्षेश्वर शिव मंदिर में सूबे के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शिव मंदिर जलाभिषेक कर भगवान भोले से प्रदेश और क्षेत्र की खुशहाली की कामना मांगी। आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री ने लच्छीवाला में लगे मेले का भी निरीक्षण किया और मेला समिति के पदाधिकारियों से मुलाकात कर सफल मेले का आयोजन के लिए बधाई दी। खबर नैनीताल से, जहां शिवरात्रि की पूजा के लिए नैना देवी मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं भगवान शंकर के भक्त उन्हें दूध और गंगा जल से चढ़ाने के लिए कतारों में खड़े होकर अपनी अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों के साथ बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटकों ने भी भगवान शिव से अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना भी की। देश भर में शिवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। सरोवर नगरी में भी इससे अछूती नहीं रही। यहाँ नैना देवी के मंदिर में स्थित शिवलिंग को पूजने के लिए हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे। शिवलिंग को दूध से नहलाने का क्रम लगातार बना हुआ है। अभिषेक किया, प्रसाद मिला, दर्शन लिए भगवान के, नैनीताल में ले लिए, अच्छा लग रहा बहुत। उम्मीद थी इस तरह का माहौल? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देख सकते हैं आप पीछे। अच्छा लगा। हम यहाँ पे नैनीताल घूमने आए थे और यहाँ पे घूमने के बाद हम लोग ने शिवरात्रि के दिन पे नैना देवी टेम्पल विजिट किया है। शिव मंदिर में हमने शिव अभिषेक किया है, फूल, बेलपत्र, दूध सब चढ़ाया है। लोग यहाँ पे घूमने आए थे नैनीताल। हमको मेन एक ही तकलीफ था कि 18 तारीख को शिवरात्रि होगी और यहाँ पे शिव का हमको वो सब जो हम लोग करते हैं वो मिलेगा कि नहीं, पर विद द ग्रेस ऑफ शिव भगवान हमको वो सब मिला। काफ़ी बढ़िया मज़ा आया। बस ओम नमः शिवाय। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम मुंबई से आए हैं, नैनीताल घूमने आए थे और आज चूँकि महाशिवरात्रि का अवसर भी था तो हम नैना देवी टेम्पल आए और यहाँ देखा तो इतना बड़ा महोत्सव हो रहा है। शिव महाशिवरात्रि का बहुत ही अच्छी तरह से आयोजित किया गया है और यहाँ पे आके बहुत प्रसन्न लग रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी ही पार्टी की सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज की घटना को लेकर जनता से सार्वजनिक माफी मांगी है। त्रिवेंद्र ने कहा है कि वह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते लाठीचार्ज की घटना के लिए युवाओं से माफी मांगते हैं।
यदि युवाओं से थोड़ी गलती हुई भी तो उसे अनदेखा किया जा सकता था, लेकिन लाठीचार्ज करना नहीं किया जाना चाहिए था। त्रिवेंद्र के इस बयान के बाद से राज्य की सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां बीजेपी इस बयान के बाद से बैकफुट पर है, तो दूसरी ओर कांग्रेस त्रिवेंद्र को अपने कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर की गई लाठीचार्ज की याद दिला रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या त्रिवेंद्र की माफी सिर्फ एक चुनावी माफी है? उत्तराखंड में पारदर्शी परीक्षा तंत्र और पेपर लीक घोटाले की सीबीआई जांच की मांग लेकर देहरादून गांधी पार्क के सामने धरने पर बैठे बेरोजगार युवाओं पर हुए पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर अब तक कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के निशाने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी थे, लेकिन अब सत्ताधारी दल बीजेपी के भीतर से ही बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की जा रही है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार देते हुए युवाओं और उनके अभिभावकों से माफी मांगी है। त्रिवेंद्र ने कहा कि वो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते लाठीचार्ज की घटना के लिए युवाओं से माफी मांगते हैं। यदि युवाओं से थोड़ी गलती हुई भी थी तो उसे अनदेखा किया जा सकता था, लेकिन लाठीचार्ज नहीं किया जाना चाहिए था। विशेषकर जो रात का लाठीचार्ज था, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी मांग सकता हूं तमाम युवाओं से, तमाम बेरोजगारों से, उनके अभिभावकों से, जिनको भी उससे चोट पहुंची है। मैं राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यही मैं कह सकता हूं, वो नहीं होना चाहिए था। वो एक तरफ जहां त्रिवेंद्र धामी सरकार के राज में बेरोजगारों पर हुए युवाओं पर लाठीचार्ज से दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए माफी मांग रहे, तो दूसरी ओर विपक्ष ने त्रिवेंद्र को अपने कार्यकाल को याद करने की सलाह दी है। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सरकार के राज में ग्रामीण घाट नंदप्रयाग 1.5 लेन सड़क चौड़ीकरण की मांग कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया था। वहीं कांग्रेस का कहना है कि त्रिवेंद्र सरकार के राज में पहली बार महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ने के साथ ही पानी की बौछारें की, लेकिन त्रिवेंद्र का दिल तब नहीं पिघला और अब जब सत्ता गई तो जनता की याद आ रही है। वहीं बीजेपी त्रिवेंद्र के बयान से बैकफुट पर है। बीजेपी का कहना है कि लाठीचार्ज करना तो नहीं चाहिए, लेकिन परिस्थितियां ऐसा करने पर मजबूर कर देती हैं, जबकि वरिष्ठ पत्रकार का मानना है कि सत्ता का अहंकार ही जनता की पीड़ा को नहीं समझने देता। आप उस ढंग से निकाल रहे हैं, मैं निकाल रहा हूँ कि उन्होंने अपने मन से जो ठीक समझा वो कह दिया। मुख्यमंत्री जी अपना जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं लाठीचार्ज सही है? नहीं, मैं क्यों कहूंगा? लाठीचार्ज को कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि सही है, लेकिन परिस्थिति होती है लाठीचार्ज हो जाता है। यहाँ पे ये पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र हमेशा दोहरा रहा है। जब माननीय त्रिवेंद्र रावत जी स्वयं मुख्यमंत्री थे तो पूरा उत्तराखंड जाता है कि पहली बार उत्तराखंड की मातृशक्ति पर लाठीचार्ज गैरसैंण में करवाया गया त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार में, और एक शब्द माननीय त्रिवेंद्र रावत जी ने उस टाइम न राज्यवासियों से माफी मांगी थी, न हमारी मातृशक्ति से जिन्होंने उत्तराखंड बनाने के लिए अथक प्रयास किया उनसे माफी मांगी। आज क्योंकि धामी जी मुख्यमंत्री हैं तो निश्चित रूप से जो अंदर की उनकी खींचतान है, आज याद आ रहा है त्रिवेंद्र रावत जी को कि हमें माफी मांगनी चाहिए और राज्य के युवाओं के साथ गलत हुआ है। तो मेरा मानना है कि त्रिवेंद्र रावत जी के लिए को उस समय जो गैरसैंण में जो उन्होंने उस टाइम लाठीचार्ज कराया था हमारी मातृशक्ति पे, उसके लिए भी माफी मांगनी चाहिए और साथ ही साथ उत्तराखंड के तमाम बेरोजगार युवाओं से भी माफी मांगनी चाहिए। सरकार के लिए, सरकार कब बोलती है हमने कोई गलत काम किया? कोई भी सरकार नहीं बोलती हमने गलत काम किया। बाद में होते हैं वो तो अलग है, कई जो हैं जो बाद में माफी मांगते हैं, तो मांगनी भी चाहिए, लेकिन ये तो गलत तो है ही है। आपने बेरोजगारों पर लाठीचार्ज किया, जिस तरह से किया वो हैंडल ही गलत किया उन्होंने। ठीक है, आंदोलन को बजाय समझा बुझाने के बजाय दमन करने की जो नीति है वो तो गलत है। लोकतंत्र में दमन तो होना नहीं चाहिए। कुल मिलाकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने ही बयान से न सिर्फ अपनी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाई बल्कि खुद को भी कटघरे में खड़ा किया है। शायद त्रिवेंद्र अपने इस बयान से सरकार से लेकर संगठन तक को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हों, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जनता सभी राजनेताओं का हिसाब किताब रखती है। भले ही नेता अपने कालखंड के काले अध्याय को न पढ़ना चाहते हों, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने पत्रकार वार्ता करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने वर्ष 2016 फरवरी में उत्तर प्रदेश के बरेली रैली के दौरान किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन आज तक किसान की रोजाना की आमदनी कई गुना घट गई है।
और किसान भुखमरी के कगार पर है। आजादी के अमृतकाल में देश के 12 करोड़ लोगों के लिए रोजगार छीन लिए गए हैं। केंद्र सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने के बजाय अडानी की आमदनी 100 गुना कर दी है। माननीय अध्यक्ष जी को भी यहाँ रहना था, अपरिहार्य कारणों से वो उड़ा करके सम्मानित करेंगे। खबर हल्द्वानी से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनपद पहुंचे। भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गैरसैंण में होने वाले आगामी बजट सत्र को लेकर तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड के लिए हमने 2025 का विकल्प रहित संकल्प लिया है। इस बजट को औद्योगिक, कृषि, रोजगार, पर्यटन और स्वास्थ्य को देखते हुए बनाया जा रहा है, क्योंकि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। जोशीमठ आपदा प्रभावितों के पुनर्वास को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अभी एनडीए में की रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन मकानों से संबंधित हमने सभी फैसले ले लिए हैं। बिल्डिंगों के लिए बड़े मुआवजे का प्रावधान किया गया है। खबर पौड़ी से है, जहां सरकारी भर्तियों से पेपर लीक प्रकरण और देहरादून में युवाओं पर हुई लाठीचार्ज की घटना को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। पेपर लीक होने से सबके अरमानों पर पानी फिर गया। अब इस तरह की चीजों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। सरकार ने इसके लिए कड़े कदम उठाए। राज्य का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते देहरादून के युवाओं पर रात को किए गए लाठीचार्ज के लिए मैं माफी मांगता हूं। कहा कि पुलिस कप्तान ने स्वयं कहा कि आंदोलन में कुछ बाहरी तत्व शामिल हो गए थे। जांच के बाद सभी तथ्य सामने आएंगे, लेकिन पुलिस को बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। उत्तराखंड की ऐसी तासीर नहीं है। देखिए, जो लाठीचार्ज हुआ नहीं होना चाहिए, सर अवॉइड करना चाहिए। बच्चे हमारे बच्चे हैं, थोड़ा बहुत गलती अगर होती है तो उसको अनदेखी भी की जा सकती है। बच्चों को समझाया जाना चाहिए। बच्चों पे बहुत ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, वो भी तैयारी कर रहे हैं, परीक्षाएं इतनी जो हुई, पेपर लीक हुए, तो उसके कारण जो एक उन बच्चों के मन में जो एक दिक्कत पैदा हुई, और वो माना थोड़ा बहुत अगर बच्चों से गलती हुई भी है, यद्यपि पुलिस कप्तान ने कहा है कि वो बाहरी तत्व थे। पुलिस कप्तान ने स्वयं ये बात कही है। अब उससे इंक्वायरी होगी, उसमें सब चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन हाँ, जो बल का प्रयोग ये अवॉइड करना चाहिए। उत्तराखंड की ऐसी तासीर नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं शिव भक्त हरिद्वार से अब तक लगभग 15 लाख से अधिक कांवड़िए जल भरकर अपने गंतव्य की तरफ जाते दिखे। पंचलेश्वर मंदिर और पर्थेश्वर मंदिर के साथ देहात के तमाम शिवालय में जयकारों से गूंजते दिखे शिव भक्त। उत्तराखंड की धामी सरकार मौजूदा बजट सत्र गैरसैंण में करने जा रही है। बजट सत्र 13 मार्च से 18 मार्च तक चलेगा। इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी का दावा किया है। राज्य सरकार इस बजट सत्र के लिए जनता से सुझाव आमंत्रित कर रही है। सरकार का कहना है कि बजट सत्र ऐतिहासिक होगा, जबकि विपक्ष का कहना है कि सरकार सत्र से बचना चाहती है। वहीं निकाले गए कर्मचारियों को पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी का साथ मिला है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को पत्र लिखकर सभी कर्मचारियों को पुनः नियुक्ति देने की मांग की है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर सरकार कैसे बिना कर्मचारियों के गैरसैंण में बजट सत्र चला पाएगा? क्या स्वामी का साथ मिलने के बाद अब बर्खास्त कर्मचारियों को सरकार पुनः नियुक्ति देगी?
उत्तराखंड की धामी सरकार बजट सत्र ज्ञानसैंण में करने जा रही है। धामी के बजट सत्र से पहले ही राज्य में ज्ञानसैंण के मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार सत्र से बचना चाहती है। सत्र की अवधि को काफी कम रखा गया है। विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार है, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई, बदहाल कानून व्यवस्था, बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज, भर्ती परीक्षाओं में हो रही नकल समेत विभिन्न मुद्दों को कांग्रेस सदन में उठाएगी। वहीं बीजेपी कांग्रेस के इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बता रही है, जबकि वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत ज्ञानसैंण में सत्र कराने को विपक्ष का दबाव बताते हुए सरकार के इस फैसले से राज्य पर वित्तीय बोझ बढ़ने की बात कह रहे हैं। अधिकारी और कर्मचारियों की और सरकार की, लेकिन सरकार लगातार बच रही है। कहीं वीआईपी का नाम सामने ना आ जाए, कहीं उस सफेद पोस्ट नेता का नाम सामने ना आ जाए जो हाकम सिंह और इनके मंडल अध्यक्ष संरक्षक है। और एस राजू ने जो कहा है कि सफेद पोस्ट नेता मुझे जांच से रोक रहे हैं, वो बात कहीं खुल ना जाए, इस डर से सरकार सत्र लंबा नहीं चलाना चाहती है, जो बहुत गंभीर है। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस जब सत्र कभी भी चलता है तो नेता प्रतिपक्ष को भी बिजनेस कमेटी जो होती है उसमें बुलाया जाता है और नेता प्रतिपक्ष भी उसके सम्मानित सदस्य होते हैं। अगर कांग्रेस पे बहुत ज़्यादा काम है या उनके पास कोई बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं तो उन्होंने अपने एलओपी साहब को बोलना चाहिए कि भाई आप जब बैठते हैं तो आप सरकार के सामने विषय रखें, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष चलाते हैं, उनको उस विषय को वहाँ पर रखना चाहिए। वो प्रेस में देखे क्या हो जाएगा। देखिए, जहाँ तक आपने कर्मचारियों की बात की, सरकार के पास, विधानसभा के पास गैरसैंण का सत्र चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी हैं और उसकी कोई कहीं दूर तक दिक्कत नहीं है। गैरसैंण की चिंता नहीं है। उनको बार बार अपोजिशन का जोर पड़ रहा था, तुमने राजधानी घोषित कर दी ग्रीष्मकालीन, लेकिन अभी तक तुम वहां जा नहीं रहो। ग्रीष्मकाल में तो कर नहीं रहो, जाड़ों में करते हो, जाड़ों में तुम्हें ठंड लग जाती है। तो इस वजह से उन्होंने किया है, तो वो तो ठीक बात है। लेकिन सवाल ये है कि 2-3 दिन कितने, 13 से 18 तक के 4-5 दिन के लिए आप वहाँ कर रहे हैं, 5 दिन के लिए आप करोड़ों रुपए वहाँ खर्च कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? अब या तो राजधानी वहीं करो या तो या बोल दो हम वहाँ नहीं करेंगे। आपको बता दें कि ज्ञानसैंण में धामी सरकार का पहला बजट सत्र है। अब राज्य सरकार ने तो सत्र ज्ञानसैंण में कराने का फैसला लिया है, लेकिन विधानसभा के सामने कर्मचारियों का टोटा खड़ा हो गया है। दरअसल हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने नियम विरुद्ध विधानसभा में नियुक्ति के आरोप में 228 कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। वहीं विधानसभा से बर्खास्त कर्मियों को भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का भी समर्थन मिल गया है। उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी और स्पीकर ऋतु खंडूरी को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाकर 228 कर्मचारियों को दोबारा बहाल करने की मांग की है। जी बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी जी बहुत बड़े आदमी हैं और कानून के ज्ञाता हैं, कानून का ज्ञान रखते हैं। तो मुझे पूरा यकीन ही नहीं, पूरा भरोसा है कि इस जो उन्होंने पत्र लिखा है और उन्होंने सही और गलत की बात की है कि जब प्रक्रिया एक है तो एक ही राज्य में ये मतभेद कैसा, ये भेदभाव कैसा कर्मचारियों के साथ, तो उन्होंने बहुत सही बात की और वो इस चीज़ को ज्ञान रखते हैं। तो हमें पूरा यकीन है कि सीएम साहब भी इस पर बहुत जल्दी अपना निर्णय दिखाएंगे और मैडम भी जरूर इस बात को समझेंगी और मैडम भी हमारे साथ न्याय करेंगी। हमें उम्मीद है इस बात की कि वो जरूर न्याय हमारे साथ करेंगी। मार्च का सत्र होने वाला है, जिसमें पूरा बजट, हमारे पूरे प्रदेश का बजट जाएगा, जिसमें विकास की एक नींव रखी जाएगी, विकास का खाका खींचा जाएगा। उसके लिए बजट सत्र को एक आपातकालीन स्थिति बनाएगी, जिसके मद्देनजर हर विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी पावर का, इसीलिए संविधान ने उनको पावर भी दी है, उस पावर का यूज करते हुए भर्तियां करी गई। भर्तियां करने के बाद एक कालखंड में नहीं हुआ, वो हर कालखंड में ने अपने पावर का यूज करा और उस नियुक्तियों करा। अब सेम आपातकालीन की स्थिति अब आ खड़ी हुई है, अंदर एक कर्मचारी नहीं है। पिछले अनुपूरक बजट ये लाए थे जो 5 दिन का रखा गया था, वो 2 दिन में सिमट रहा है। अब समझिए आपकी बजट सत्र है, एक आपातकालीन स्थिति, एक वैधानिक संकट खड़ा हो चुका है कि ये सत्र कैसे करेंगे। कुल मिलाकर उत्तराखंड में विधानसभा के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां सरकार ज्ञानसैंण में सत्र कराने जा रही है, दूसरी ओर विधानसभा में कर्मचारियों का टोटा। ऐसे में देखने को होगा कि आखिर ज्ञानसैंण में होने जा रहा सत्र सरकार कैसे कराती है। क्या सरकार इस सत्र को भी आनन फानन में स्थगित करा देगी? क्या सुब्रमण्यम स्वामी का साथ मिलने से कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति विधानसभा में हो पाएगी या नहीं? देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज।